ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोहित, अनिका और तीनों बच्चे ही बाहर के वंडरलैंड के लिए निकल गए थे। लेकिन अब जो वह वहां से आ चुके थे तो वह अपने कमरे में आकर लेट जाते हैं। हालांकि दोनों के लिए आज का दिन पूरा ही थकान भरा था, लेकिन साथ में उनके कुछ मेमोरी भी थी। यही सब बातें अनिका के दिमाग में बार बार आ रही थी। कुछ बातें तो ऐसी थी जिन्हें याद करके पता नहीं कब अनिका के आंखों से आंसू निकल गए, जो रोहित भी साफ साफ देख पा रहा था। अब रोहित अनिका से पूछता है, अनिका क्या हुआ? तो अनिका सिर्फ नाम में अपना सर हिला देती है और उसके बोलने की कोई भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अनिका को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी आज इस इमोशंस को कैसे रोके, कैसे इस पर कंट्रोल करे। कहीं न कहीं रोहित भी अनिका का यह दुख या यह तकलीफ अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था वह कुछ अच्छा भी था और कुछ बुरा भी। लेकिन अच्छा तो सबको पता था, लेकिन बुरा आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अनिका की आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे। फ्लैशबैक स्टार्ट। अनिका जब रिया की डिमांड पर घर से बाहर आइसक्रीम लेकर वापस लौटी थी तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित सी रह गई थी। तीनों ही बच्चों ने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे कि वह अभी किसी पार्टी में ही जा रहे हो, और रोहित भी उन्हीं के साथ उन्हीं की जैसी ड्रेस पहनकर खड़ा था। इससे पहले कि अनिका कुछ पूछे या कुछ समझ पाती, तभी तीनों बच्चे ही अचानक से अनिका के पास आ गए और बोले, आई एम सॉरी मॉम, पिछली बार हम आपसे बिना मिले ही चले गए थे। बच्चों की यह बातें सुनकर अनिका कहीं न कहीं उसी टाइम ही थोड़ी सी भावुक हो गई थी, लेकिन अनिका यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वह बस अपने बच्चों को एक नजर देखे जा रही थी। अब आगे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि हम आपसे गुस्सा थे, लेकिन अब हम ऐसे यह बाद में रियलाइज हुआ कि आपने जो भी डिसीजन लिया था वह सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए लिया था, और वहां पहुंचने के बाद हमें यह रियलाइज काफी जल्दी हो गया था। इसलिए अब हम आपकी बात मानकर आज ही यहाँ से जाने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए अब हमारे बारे में ना तो आपके लिए कोई भी गुस्सा है और ना ही आपके लिए कोई भी नाराजगी। बच्चों की यह बात सुनकर कहीं न कहीं अनिका की आंख से एक आंसू गिरकर उसके गाल पर आ गया था, जो रोहित ने भी देख लिया था। लेकिन बच्चे अनिका को ऐसे देखकर इमोशनल ना हो, तब तक रोहित जल्दी से अनिका के पास आ जाता है और एकदम से उसके चीक पर अपना हाथ रख लेता है। हालांकि यहाँ रोहित का एकदम से उसके गाल पर हाथ रखना एक आश्चर्यचकित तो था। बच्चे सच में एक आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि बच्चे हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ है। लेकिन अनिका समझ गई थी, क्योंकि अनिका रोहित के इस एक्शन को समझ जाती है, क्योंकि अनिका भी कहीं न कहीं जानती है अगर वह बच्चों के सामने ऐसे टूट जाएगी तो बच्चों के दिल पर भी क्या गुजरेगी। अब कुछ देर तक वहां पर खामोशी रहती है, लेकिन अब आर्यन फिर कहता है, उसे पहले हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, प्लीज आप हमें माफ कर देना। यह बोलकर अब फिर तीनों ही बच्चे एक बॉक्स को लेकर अनिका के सामने आ जाते हैं। उस बॉक्स को लेकर आते हैं तब अनिका धीरे से पूछती है। अनिका की आवाज यहाँ पर थोड़ी सी भावुक जरूर हो रखी थी। अनिका यहाँ बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो बच्चों को चिल करते हुए पूछती है, लेकिन इस बॉक्स में है क्या? अब अनिका के सवाल को सुनकर बच्चे कहते हैं, मॉम, पहले आप यह गिफ्ट तो देख कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगी। बच्चों की बातों को सुनकर अब अनिका उस गिफ्ट को लेती है
और अनिका उस गिफ्ट को लेकर एक बार तो लेकर बच्चों को फिर बारी बारी से हग करते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई लव। मम्मा, आप तीनों को बता नहीं सकती कि मैं आप तीनों से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कसम से आप मेरा ट्रस्ट करिए, मैं आप लोगों को यहाँ से इसलिए अपने लोगों से यहाँ से दूर भेज रहे हैं ताकि तुम भी अपनी पावर्स के बारे में जानो, ताकि तुम भी आगे सरवाइव कर सको, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत दुश्मन हैं और कहीं न कहीं यह बात भी शायद अब तुम लोग जानते ही हो। ऐसा कहकर वह आर्यन के चेहरे की ओर देखती है, लेकिन जैसे ही वह आर्यन का उतरा हुआ चेहरा देखती है, बोलते बोलते रुक जाती है। अब अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती। अनिका अपनी बात को बदलते हुए पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पर आना पसंद नहीं है क्या? क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर आकर तुम्हें कैसा लगा? ऐसा कहकर अनिका अपना एक हाथ अलेक्जेंडर की तरफ करते हुए अलेक्जेंडर की तरफ देखती है और फिर कहती है, क्योंकि अनिका ने देखा कि आर्यन के मुंह से तो अब एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि आज सभी के सभी बहुत ही इमोशनल थे, क्योंकि बच्चों को आज के आज यहाँ से जाना था। अब अनिका आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, अलेक्जेंडर की तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम ही कहो ना अलेक्जेंडर, क्या आज यहाँ पर आप लोगों को आकर अच्छा नहीं लगा क्या? इतना कहने के बाद जब उसका ध्यान अलेक्जेंडर के चेहरे पर जाता है तो उसके चेहरे पर भी उतनी ही मायूसी दिखाई देती है। रिया को इस बात का एहसास होता है कि उसके दोनों भाई किसी खास वजह से मुंह लटकाए हुए हैं। अब वह अपना हाथ नीचे करके ध्यान से उनके चेहरे की ओर देखती है और उसके बाद रोशनी से बनी हुई आकृतियों को देखती है। कुछ ही पलों में वह अपने दोनों भाइयों के मन की बातों को समझ जाती है। जहां दोनों भाइयों के चेहरे पर केवल परेशानी दिखाई दे रही थी, वहीं अब रिया की आंखों में मोटे मोटे मोती उतर आ चुके थे और अब ऐसी हालत में वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित और अनिका दोनों ही शांत चेहरे से अपने बच्चों को ही देख रहे थे। जैसे ही रिया की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, रोहित को अपने शरीर में एक करंट सा महसूस होता है, क्योंकि रोहित कभी भी रिया को रोते हुए नहीं देख सकता था। वह अपने तीनों बच्चों से ही बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन बात जब रिया की होती थी तो कोई भी आसानी से बात बता सकता था कि रिया में रोहित की जान बसती है। अब रिया कहती है, मॉम, डैड, हम भी आप दोनों को बहुत ही प्यार करते हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि हम लोग भी आपसे कितना प्यार करते हैं। पिछली बार जो कुछ हुआ वह हमारी एक नादानी थी, जिसका हमें एहसास भी हो गया था। हमें भी पता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग यह हमारी ही सेफ्टी के लिए कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमें इस पल यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा कहकर अब रिया की आंखों से टप टप करके आंसू की बरसात होने लगती थी। उसका गोरा चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है। रोहित आगे बढ़कर रिया को अब अपने गले से एकदम से लगा लेता है। रिया लगातार रोती जाती है और फिर अचानक से पीछे होकर अपने आंसुओं को पोंछती है, क्योंकि कहीं न कहीं रिया भी समझती थी कि अगर रिया अभी यहाँ पर और भी ज्यादा रोएगी तो उसके पेरेंट्स को इस चीज का बहुत दुख होगा और रिया अभी इस ऐसे मोमेंट पर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब से रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर यहाँ से दूर गए थे तो अब रिया भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की लगी थी। अब थोड़ा भी वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। अब रिया थोड़ी सी पीछे होकर अपने आंसुओं को पोंछती है और फिर कहती है, छोड़ो ना मम्मा, हम सब तो इमोशनल ही हो गए। देखो ना, हम पूरी फैमिली ही कैसे रो रहे हैं। वैसे आज का दिन हमारे लिए देखो ना कितना अच्छा था, हमारे लिए एक यादगार रहेगा यह आज का दिन। एनीवे, पहले आप हमारे
दिया हुआ यह गिफ्ट तो खोल कर देखिए। अब अनिका वो बच्चों का दिया हुआ गिफ्ट को खोल कर देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने अनिका और रोहित, क्योंकि अनिका ने जब वह गिफ्ट खोला था तो एकदम से अनिका को अपना पूरा का पूरा यादें एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गई थी, क्योंकि बच्चों ने गिफ्ट ही कुछ ऐसा तैयार किया था। क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर उनकी रोहित और अनिका की पहली मुलाकात से लेकर बच्चों की उनके डैड से मुलाकात को लेकर अब तक की सारी तस्वीर को इस बॉक्स के अंदर ही उतारा हुआ था। आज का यह पल इतना इमोशनल था कि अनिका ना चाहते हुए भी आज अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। अनिका भी अपने प्यार को, अपने इमोशंस को सबके सामने बयां करना चाहती थी। उस बॉक्स को देखते ही कहीं न कहीं अनिका को ऐसा महसूस होता है कि वह कितनी लकी मॉम है कि उसके इतने प्यारे बच्चे हैं। आज अनिका को अपने इन तीनों बच्चों की मां होने के ऊपर एक प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चे उनके लिए क्या कर रहे थे यह अनिका अच्छे से समझ पा रही थी। जितनी क्लियरिटी उनकी सोच थी, जितने अच्छे उनके डिसीजन थे, इन सब को देखकर अनिका और रोहित अनिका और रोहित दोनों ही आज अपने बच्चों के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्राउड कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में जहां रोहित और अनिका आज एक दूसरे को खुद नहीं संभाल पा रहे थे, जहां वह खुद आज इतने इमोशनल हो रहे थे, लेकिन अगर बड़ों के बजाय अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चे आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो कर रहे थे। हालांकि ऐसा था नहीं कि बच्चों को यहाँ पर कोई भी अपने पेरेंट्स से दूर जाने का दुख नहीं था। बच्चे भी आज यहाँ पर बहुत ही दुखी थे, लेकिन आज वह अपनी वजह से अपने पेरेंट्स को ज्यादा इमोशनल नहीं होते हुए देखना चाहते थे। यहाँ उस गिफ्ट को देखकर एक माँ होने के नाते अनिका के बस में होता तो आज अपना पूरा दिल खोलकर दिखा देती कि इस दिल में आज बच्चों के लिए कितना प्यार है और इस वक्त आज अनिका क्या महसूस कर रही है। लेकिन उसने अपने मन को कहीं न कहीं थोड़ा सा कठोर किया, सिर्फ इसलिए कि ताकि वह अपने बच्चों को एक लंबे उम्र तक का एक सफल जिंदगी दे सके। इस गिफ्ट को देखकर रोहित अलेक्जेंडर और आर्यन के सिर पर अपना एक एक हाथ रखकर उन्हें सहलाते हुए उनके कंधे पर ले जाता है। अब अनिका भी अपनी जगह से आगे बढ़ती है और उन चारों के पास आ जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। पहले उसकी आंखें नम दिखाई देती है और फिर अचानक से उनमें भी एक सैलाब आ जाता है। वह अपने दोनों हाथ रिया के गालों पर रखती है और उसके बाद उसके माथों को चूम लेती है। रिया भी अब अनिका के कमर से चिपक जाती है और रिया भी फिर से दोबारा से जोर जोर से बिलखने लगती है। अब बिलखते हुए रिया अपने कंधे गले से कहती है, आई एम सॉरी मॉम, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आपको आज रोने नहीं दूंगी, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने इमोशंस को अब छुपा नहीं पाई। अब आर्यन और अलेक्जेंडर भी रिया और अनिका से चिपक जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रिया के बिलखने की आवाज से पूरा का पूरा वहां का माहौल एकदम से गूंज उठता है। रोहित भी अब आगे बढ़कर अपने परिवार को अपने दोनों हाथों के बीच में ले लेता है। उसकी आंखें भी अब नम हो जाती है। कुछ देर तक बस ऐसे ही चलता रहता है और फिर अनिका सबसे पहले अपनी आंखों के आंसू को साफ करती है और फिर तीनों बच्चों के चेहरे से आंसू पोंछती है, उनके चेहरे और बालों को ठीक करती है। अब अनिका अपने बच्चों को हग करते हुए कहती है और फिर कुछ सोचती है और फिर अपने बच्चों से कहती है, यही जिंदगी होती है। हमें हमारी जिंदगी में कुछ खुशी के दिन और कुछ खुशी के पल होते हैं तो कुछ दुख के भी पल होते हैं, लेकिन जिंदगी सुख और दुख की मिली जुली होती है। और यह बात मेरे बच्चों तुम हमेशा ही याद रखना। ऐसा कहकर अनिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अनिका ने अपने तीनों बच्चों को अपनी बाहों में भर रखा था और वह बारी बारी से उनके चेहरे और माथे को किस करने लगी थी।
अनिका अभी भी अपने तीनों बच्चों को अपनी बाहों में ही भरे हुए थी कि तभी उसके दिमाग में फिर से एक ख्याल घर कर जाता है। क्या आज से कुछ साल बाद उसके बच्चों को भी इन्हीं सब परेशानियों से गुजरना पड़ेगा क्या, जिससे अभी आज रोहित और अनिका गुजर रहे हैं। अभी इन सब बातों को सोचकर अनिका का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। अब वह सोचती है कि क्या पावर ड्रग के चलते उनके बच्चों की भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी पाएंगे या नहीं। यह सब सोचते हुए कब अनिका की आंखें भी और ज्यादा भर आई थी। खुद अनिका को भी इसके बारे में पता नहीं चला। अब अनिका की आंखों में ऐसे फिर से दोबारा से आंसू देखते हुए अब रिया ने माहौल को थोड़े ठंडे करते हुए अचानक से ही अनिका से सवाल पूछा, क्या हुआ मॉम? क्या आपको हमारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? रिया की बात सुनकर अनिका एकदम से अपने सेंस में आ गई। तभी उसने अपने आंखों से पानी को साफ करते हुए कुछ कहा नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंखों में थोड़ा सा कचरा घुस गया था, बस इसीलिए। उसके बाद अब वह जल्दी से अपनी आंख को साफ कर लेती है। हालांकि रिया भी समझ जाती है कि यहाँ पर अनिका अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहां पर कोई कचरा था ही नहीं जो अनिका की आंख में एकदम से घुसा था। लेकिन अब रिया भी दोबारा से कुछ नहीं कहती। अब फिर से रोहित माहौल को ठंडा करते हुए फिर से कहता है, चलो अभी हमारा थोड़ा सा एंजॉयमेंट अभी बाकी है। अभी हम सारे इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? वैसे भी आज जब हमारा यह एक फैमिली टाइम है तो क्यों ना हम इसको और भी अच्छा करें। अब रोहित, अनिका और तीनों बच्चे एक एक कर फिर से मस्ती वगैरह करते हैं। वहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए हुए थे। अब वह पांचों के पांचों कुछ मस्ती टाइम में अपने गेम वगैरह खेलते हैं, क्योंकि यह गेम आर्यन और एलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग भी थे, क्योंकि रिया को तो मोस्टली सारे ही गेम पसंद थे, लेकिन आर्यन और एलेक्जेंडर को गेम कम पसंद आते थे। लेकिन रिया के लिए आज वह भी इनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे ही कब शाम हो जाती है उन लोगों को पता नहीं चलता। उसके बाद जब जैसे ही शाम होने को होती है तो वहां पर अब चिराग आ जाता है। चिराग वहां पर आता है तो तभी रोहित चिराग की तरफ देखता है और अब चिराग कहता है, हेलो सर। तभी रोहित भी कहता है, हेलो चिराग, आ गए तुम? तभी चिराग कहता है, हाँ सर, जैसा आपने बोला था मैंने सब कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर रोहित ने चिराग को तीनों बच्चों के रोबोट को साथ में लाने के लिए कहा था और उसको छुपकर हिलाने के लिए कहा था, ताकि किसी को भी चिराग पर या इन रोबोट के होने पर किसी को भी कोई भी संदेह न हो। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए चिराग भी काफी ध्यान से शाम होते ही बच्चों के तीनों रोबोट को वहीं पर लेकर आया था, जहां पर रोहित, अनिका और तीनों बच्चे थे। रोहित ने पहले से ही चिराग को इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए कह दिया था, क्योंकि यहीं से तीनों बच्चे अब वापस जाने वाले थे। रोहित ने चिराग से कहकर तीनों बच्चों के रोबोट को यहाँ बुला लिया था, क्योंकि अब बच्चों के यहाँ से जाने का टाइम भी हो गया था। अगर यहाँ से रोहित और अनिका बिना बच्चों के यहाँ से जाते, क्योंकि बच्चे तो आज यहीं से जाने वाले थे, और अगर वह बिना बच्चों के घर जाते तो घर पर जंग तरह तरह के सवाल उठती। इसलिए रोहित ने चिराग से कहकर लैब के सीक्रेट डोर से तीनों बच्चों के रोबोट को बाहर बुला लिया था, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी शक न हो, ताकि किसी को भी पता न चले कि वहाँ बच्चे मारवा हाउस में है ही नहीं। अभी बच्चों की फ्लाइट में बस कुछ ही टाइम बचा हुआ था, इसलिए तीनों बच्चे भी समझ चुके थे कि अब उन्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। चिराग भी वहाँ खड़ा खड़ा इस पूरे माहौल को देख रहा था। कहीं न कहीं चिराग को भी आज बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि आखिर रोहित और अनिका की हालात चिराग से भी देखी नहीं जा रही थी, और खास करके बच्चों की भी। इसके बाद रोहित, अनिका अब अपने तीनों बच्चों को
चिराग के साथ जाने का इशारा करते हैं। जैसे ही वह तीनों बच्चे भी कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, तभी रिया कहती है, 1 मिनट डैड। ऐसा कहकर अब वह वापस से पीछे की तरफ आती है और फिर कहती है, थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। और उसके बाद वह अपना हाथ हिलाकर बाय कहकर अनिका और रोहित को बाय कहकर अब वह चिराग के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद आज वह शाम कहीं न कहीं रोहित और अनिका के लिए पहले तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बच्चे जा रहे थे उनको एक बेचैनी सी हो रही थी कि वहां से बच्चों के जाने के बाद रोहित और अनिका भी बच्चों के कॉलोन को वहां से लेकर अब वापस से मारवा हाउस आ चुके थे। रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही रोहित घर पहुंचा तो वहां पर सीधे ही वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। फ्लैशबैक स्टार्ट। आज यही सब बातें सोच सोचकर बताने क्यों अनिका को नींद तो आ रही थी, लेकिन आज अनिका सोना नहीं चाहती थी। आज वह इसी सब पलों को ऐसे ही याद करते हुए लेटी हुई थी कि तभी रोहित को अनिका का ऐसा चेहरा देखकर फिर रोहित भी उठ जाता है और अनिका से पूछता है, क्या हुआ अनिका, तुम ठीक तो हो ना? अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। लेकिन कहीं न कहीं रोहित भी जानता था कि अनिका ठीक नहीं है, क्योंकि अनिका की हालत रोहित देख रहा था। अनिका ऐसा नहीं था कि अनिका लेटते ही सो जाया करती थी। आज यह पहली बार था जब अनिका आज ऐसे बेचैनी में लेटी हुई थी, लेकिन आज उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। अब रोहित अनिका को अच्छा फील कराने के लिए रोहित लेटे लेटे ही अनिका को हग कर लेता है और उसे अपने अनिका के सिर को अपने हाथ पर रख लेता है। उसको हल्की हल्की सी थपकियां देने लग जाता है, जैसे एक छोटे बच्चे को सुलाया जाता है। अनिका को रोहित का यह स्पर्श काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वह कुछ कहना चाहती थी, इसलिए वह धीरे से अब वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसे ही रोहित की बाहों में कब अनिका को नींद आ जाती है। अब अनिका को भी खुद पता नहीं चलता, क्योंकि आज यह दिन जहां तक अनिका और रोहित के लिए इतना इमोशनल था, वहीं आज का यह दिन बच्चों के लिए भी बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि वह चिराग के साथ एयरपोर्ट तो आ गए थे, लेकिन कहीं न कहीं वह भी अपने मॉम डैड को, अपने घर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। लेकिन बच्चों को भी पता था कि यहाँ पर अब उनके लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं। उनके मॉम और डैड ने उनके लिए जो डिसीजन लिया था, शायद वही उनके लिए सबसे अच्छा था। और उसी डिसीजन को मानते हुए अब बच्चे भी अपने इमोशंस को मारते हुए अब चिराग के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अब आर्यन चिराग से कहता है, चिराग अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चिराग कहता है, हाँ आर्यन बताओ, आपको क्या बात करनी है? तभी आर्यन कहता है, हमें पता है कि मॉम डैड ज्यादा जाहिर नहीं होने देते, लेकिन कहीं न कहीं भले ही वहाँ पर हमारे रोबोट मारवा हाउस में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन कहीं न कहीं मॉम और डैड हमें मिस करते हैं। अब चिराग कहता है और आर्यन की बातों को समझ के हाँ में अपना सर हिला देता है। आर्यन की यह बात सुनकर कहीं न कहीं आज चिराग की आंखों में भी पानी आ गया था, लेकिन वो बच्चों के सामने स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहता है, हाँ आर्यन, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं सर और मैम दोनों ही आप लोगों के माता पिता हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें इस बारे में आपकी याद तो जरूर आएगी। अब एलेक्जेंडर आगे आते हुए कहता है, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने अब तक हमारे मॉम और डैड का साथ दिया है, तो आप आगे भी ऐसे ही हमारे मॉम डैड का साथ देना, उनके हर डिसीजन में, उनके हर काम में। कहीं न कहीं चिराग भी इस बात को अच्छे से समझता था कि बच्चे आखिर इस बात के सहारे से क्या कहना चाहते हैं। अब चिराग भी उन बच्चों को प्रॉमिस करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? और यहाँ पर आप लोग भी अच्छे से रहना और कोई चिंता मत करना।
अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी होती है या तुम्हें कोई भी बात होती है तो बेझिझक मुझे किसी भी टाइम हो या कोई दिन हो या रात मुझे कॉल करना। वैसे में तुम्हारे पापा की और हमारी नजर हमेशा ही तुम्हारे पर बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी का सारा जिम्मा अब मैंने ही ले लिया है। अब बच्चे भी चिराग को बाय बोलकर अब अंदर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। बच्चों को सेफली वहां तक पहुंचाने के लिए चिराग ने सेफली अब्बास अब्दुल्ला को बोला था, इसलिए अब्दुल अब तीनों बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और अब तीनों बच्चे भी आराम से अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि रोहित अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही रोहित की नजर अनिका पर पड़ती है तो वह अनिका के पास जाता है और उसके माथे पर किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, क्योंकि अनिका भी अब तक जाग चुकी थी। रोहित अनिका से कहता है, अनिका आज दोपहर को फ्री रहना, हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। इससे पहले रोहित अनिका से कुछ और कहता या अनिका रोहित से इस बारे में कुछ और कहती, तभी रोहित का फोन बजने लग जाता है। जैसे ही रोहित अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर देखता है तो उस पर सनी का कॉल आ रहा था। जैसे ही रोहित सनी का फोन उठाता है तो वहां से सनी कहता है, गुड मॉर्निंग भैया, आप कैसे हैं? सनी की आवाज सुनकर रोहित कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सनी इतनी सुबह सुबह फोन कर रहे हो, क्या कोई इमरजेंसी है क्या, या कोई बात है, क्या हुआ? तभी दूसरी साइड से सनी कहता है, भैया चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है, मैं बस आपसे कुछ कहना चाहता था। अब रोहित कहता है, हाँ सनी बोलो, क्या कहना चाहते थे? तभी सनी कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और वह हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आप ऑफिस चले गए हो? तभी रोहित सनी की यह बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और वह अचंभित होकर सनी से पूछता है, नहीं, अभी तक तो मैं अपने रूम में ही हूँ, लेकिन तुम यह बताओ, तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? अब सनी कहता है, ओके, अगर आप अभी तक ऑफिस नहीं गए हो तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? सनी की यह बात सुनकर रोहित थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित को लगता है कि आखिर सनी उससे क्या बात करना चाहता है। लेकिन वह ज्यादा ना सोचते हुए सनी से कहता है, ओके ठीक है, तुम मुझे नीचे डाइनिंग टेबल पर मिलो। जिसके बाद रोहित फोन को कट कर देता है। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित के चेहरे पर एक टेंशन की लकीरें आ जाती हैं। अनिका रोहित के चेहरे को अच्छे से देख रही थी। तभी अनिका रोहित से कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, क्या कोई चिंता की बात है? तभी रोहित कहता है, नहीं अनिका, चिंता की कोई बात नहीं है, बस सनी का फोन आया था, वह मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे वह पूछ रहा था कि क्या मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। पता नहीं ऐसे क्या बात हो सकती है जो सनी अब मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि सनी ने आज से पहले तो मुझसे ऑफिस के बारे में ऐसे कभी भी नहीं पूछा था। तभी अनिका कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर मारवा, एक बार मिल तो लो उससे, उसके बाद अपने आप ही पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। अब रोहित अनिका की तरफ देखकर कहता है, याद है हमें आज लंच के लिए जाना है, मैंने अभी ही कहा था। अब रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आप मुझे भुलक्कड़ लग रहे हैं? अनिका की बात सुनकर रोहित एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि रोहित अनिका को यह बात रियलाइज इसलिए कराना चाहता था, इसलिए अपडेट देना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं कल रात के बारे में कल रात को अनिका ज्यादा ही अपसेट हो गई थी। अनिका अब उन बातों को चिल कर सके, अनिका को अब थोड़ा सा उन बातों को भूलने में थोड़ा सा वक्त लगे, इसलिए रोहित ने आज का लंच प्लान किया हुआ था। अनिका जब तक पूरी तरह से अच्छे से अपने काम में नहीं लग जाती, तब तक रोहित अनिका के साथ ही रहना चाहता था। हालांकि अनिका इतनी भी इमोशनल नहीं थी,
वह अपने काम को बखूबी जानती थी। अनिका की बात सुनकर अब रोहित एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब भी तुम कोई काम करने में लग जाती हो तो तुम बाकी किसी चीज पर तुम्हें होश तक नहीं रहता, यहाँ तक कि तुम्हें अपने खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता है। जब तक कि तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता। अपनी बात पूरी करने के बाद अब रोहित अनिका से कहता है, वैसे सनी को मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में जा रहा हूँ। यह बोलकर रोहित कमरे से बाहर निकल जाता है और अनिका बस रोहित को ही घूरती रह जाती है। इसके बाद जैसे ही अनिका अपना फोन देखती है तो उस पर उसे फिर से याद आता है, क्योंकि पिछली रात जब बच्चों के साथ वह वंडरलैंड जाने से पहले ही उस वाली रात जब उस वाली रात आकाश ने अनिका को एक मैसेज किया था और उस टाइम पर अनिका ने मैसेज को देख तो लिया था, लेकिन उसने आकाश को कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन आज इस मॉर्निंग जब वह अपना फोन देखती है तो उसे फिर से मैसेज याद आ जाता है कि आकाश ने उसको उनके लिए मैसेज किए थे। अनिका ने जैसे ही आकाश का मैसेज खोलकर देखा तो आकाश ने अनिका को अर्जेंट मिलने का मैसेज किया हुआ था। यह मैसेज पढ़ने के बाद अनिका अब सोचने लगी, कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आ गई है, क्योंकि आकाश को ऐसी इमरजेंसी में मेरे से मिलना क्यों चाहता है। लेकिन फिर अनिका ने आकाश को मैसेज करते हुए कहा वह 1 घंटे के बाद गुलेरिया हाउस पहुंच जाएगी। इधर अनिका ने आकाश को मैसेज कर दिया था। वही रोहित सनी से बात कर रहा था कि तभी सनी ने रोहित से कहा, भैया मैं आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सनी की बात सुनकर रोहित को एक पल के लिए हैरान हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित को हैरानी भी हो रही थी और साथ ही साथ उनको एक खुशी भी हो रही थी कि आखिरकार सनी अब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि सनी ने पहले कुछ किया नहीं था, क्योंकि 5 साल पहले सनी होटल का ही मनाली वाला होटल और पैराडाइज होटल को संभाल रहा था। उसका पूरे कार्य प्रणाली को, उसके सब कार्यों को अच्छे से सनी ही संभाल रहा था। लेकिन जब से अनिका ने उसके 5 साल की याददाश्त को इरेज कर दिया था, उसके बाद से अब सनी को भी खुद नहीं पता था कि उसके अंदर भी यह एक एबिलिटी छिपी हुई थी। हालांकि रोहित इस बात को अच्छी तरह से समझता था, लेकिन अब वह सनी को कहता है, सनी यह बात तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अब तुम्हारी गेमिंग एप्लीकेशन का क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई इन्वेस्टर मिला? अब रोहित आगे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें कहीं पर भी इन्वेस्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट तुम लॉन्च करना चाहते हो या तुम्हें अपने किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन के लिए कोई भी फंडिंग की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे कह सकते हो। मैं तुम्हारे इस गेमिंग एप्लीकेशन में फंडिंग लगाने के लिए तैयार हूँ। रोहित की बात सुनकर सनी भी खुश होता है। कहीं न कहीं सनी जानता था कि रोहित उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर सनी कहता है, हाँ भैया मुझे पता है कि मुझे किसी से भी फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई हमेशा मेरे साथ जो है। सनी की यह बात सुनकर रोहित के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन अब सनी कहता है, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस संभालने का मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं आपके ही ऑफिस में ज्वाइन करके पहले थोड़ा बहुत ऑफिस कैसे चलाया जाता है, काम कैसे किए जाते हैं, यह सब मैं पहले सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ सीख सकूं। वैसे भी भैया मैं फेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे भी कहीं न कहीं मेरे भी अब शादी होने वाली है, मुझे भी अपनी लाइफ में सेटल होना है। अब सनी आगे कहता है, क्योंकि कहीं न कहीं ओंकार ने भी यह डिसीजन लिया है। और क्या आपको पता है भैया, ओंकार ने भी आकाश गुलेरिया का बिजनेस ज्वाइन किया है। सनी के मुंह से यह बात सुनकर कहीं न कहीं रोहित को भी बहुत ही खुशी हो रही थी कि आखिरकार दोनों दोस्तों के एंगेजमेंट होने के बाद अब वह अपनी अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए कितने उत्सुक हैं।
अब यह सारी बात सुनने के बाद रोहित कहता है, ठीक है, तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ऑफिस में तुम्हें एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाएगा। रोहित की यह बात सुनकर कहीं न कहीं सनी भी इस चीज के लिए तैयार था। अब रोहित आगे कहता है, तुम यह मत समझना कि तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम्हें कोई भी स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी। अब जल्दी करो क्योंकि ऑफिस शुरू होने में अभी बस सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है, वरना तुम अपने पहले दिन से ही लेट हो जाओगे। यह कहकर रोहित हंसते हुए वहां से निकल जाता है। रोहित को वहां से निकलता हुआ देखकर और उसकी यह बात सुनकर अभी 1 घंटा ही बचा हुआ है, अब सनी भी जल्दी से हड़बड़ी में अपना नाश्ता करता है और अब वह अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर वह जल्दी से अपना शावर लेता है और आज उसने ऑफिस के लिए पहले से ही ऑफिस के लिए अपनी एक फॉर्मल ड्रेस पहन लेता है, क्योंकि सनी को पता था कि इस फॉर्मल ड्रेस से जो अटेंशन ऑफिस के लोगों की होती है वह कुछ ज्यादा ही होती है। इसलिए वह आज एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर अनिका भी नीचे डाइनिंग टेबल के लिए आ चुकी थी, लेकिन जब अनिका देखती है कि वहां पर ना तो सनी था और ना ही रोहित, तभी अनिका आती है और वहां पर अपना जल्दी से नाश्ता वगैरह फिनिश करती है और वह जल्दी से तैयार होकर अब गुलेरिया हाउस के लिए निकल चुकी थी। उसने जल्दी अब अपना नाश्ता कर लिया था और अब वो वहां से निकल चुकी थी। कुछ ही देर के बाद अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है तो वह देखती है कि आकाश और श्रेया डाइनिंग टेबल पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। आकाश को वहां पर देखकर अनिका को हैरानी होती है, क्योंकि आकाश को अभी तक तो ऑफिस चले जाना चाहिए था, लेकिन अनिका जैसे ही अंदर आती है तो आकाश की नजर उस पर पड़ती है। आकाश अनिका का हाल चाल पूछता है और फिर अनिका को बैठने को कहकर एक सर्वेंट से कहकर अनिका के खाने का इंतजाम करने के लिए कहता है। अब अनिका आकाश को कहती है, नहीं आकाश, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मारवा हाउस से निकलते टाइम ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कर आई हूँ। अब आकाश कहता है, कोई बात नहीं अनिका, हमारे साथ भी थोड़ा बहुत खा लो, आखिर ब्रेकफास्ट ही तो है, ज्यादा हैवी तो नहीं होगा। अब आकाश की बात मानते हुए अनिका हाँ में अपना सर हिलाती है और उसको कंपनी देने के लिए वही चेयर पर बैठ जाती है। अब तक एक नौकर अनिका के लिए उसका नाश्ता लेकर आ गया था। अभी वह उसको सर्व करता है और तभी अनिका भी अपना नाश्ता स्टार्ट कर देती है। अब वह खाना नाश्ता करते हुए आकाश से कहती है, आकाश, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया था? सॉरी कल के लिए, क्योंकि परसों जब तुम्हारा मैसेज आया था तब तक मैं सो चुकी थी, लेकिन मैंने मैसेज ध्यान से नहीं देखा और कल के लिए हमारा टाइम बच्चों के लिए था, इसलिए मैं तुम्हें टाइम ना तो दे पाई और ना ही तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई दे पाई और ना ही मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल पाई। उसके लिए एग्जैक्टली सॉरी। तभी आकाश कहता है, इट्स ओके अनिका, कोई बात नहीं, लेकिन तुम आज आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एटलीस्ट तुम आज तो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ ही गई हो। तभी अनिका फिर से कहती है, ओके आकाश, अब मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया था? हालांकि मुझे पता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए शायद तुम ऑफिस नहीं गए, लेकिन अगर तुम कहते तो मैं तुमसे ऑफिस में भी मिलने के लिए आ सकती थी। तभी आकाश कहता है, कोई बात नहीं अनिका, एक्चुअली बात कुछ हो रही है जो मुझे घर पर ही करनी है। तभी अनिका काफी हैरान हो जाती है। अब उसके भी चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अनिका जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। अब अनिका बड़बड़ाते हुए पूछती है, क्या हुआ आकाश, क्या कोई परेशानी है क्या? अनिका की बातों का जवाब देते हुए अब आकाश कहता है, हाँ अनिका, परेशानी की तो बात है। अब अनिका कहती है, आकाश, मुझे जल्दी से बताओ ऐसा हुआ क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तभी आकाश कहता है, जब से तुम्हारे बर्थडे पार्टी से पापा आए हैं वह कुछ खोए खोए से रहते हैं, ना तो उनके खाने पीने का अब कोई टाइम है और ना ही वह आजकल किसी से कोई ज्यादा बातें करते हैं।
वह अपने आप को एक बंद कमरे में ही रखते हैं। पहले तो पापा अपने लिए कुछ टाइम निकाल ही लेते थे। पापा नीचे आकर अपना खाना पीना करते थे, बच्चों के साथ हंसते खेलते रहते थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों पापा कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं, जो उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। मैंने भी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने भी उनसे कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन वह कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह बस ऐसे ही टाल रहे हैं कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने भी तुम्हारी दी हुई उनको वह टेंशन फ्री गोलियां भी दे दी थी, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शायद पापा हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बीती रात जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो फिर तब मैंने और श्रेया ने काफी सोचकर यह फैसला किया था कि यह बात शायद तुम ही हैंडल कर सकती हो, शायद तुम ही पापा से यह सब जान सकती हो। हालांकि आकाश की बात सुनकर अनिका कहीं न कहीं समझ चुकी थी कि यहाँ पर करण गुलेरिया की परेशानी का क्या कारण था, लेकिन अभी वह शांत रहती है। वह अभी आकाश को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती और वह चुपचाप आकाश की बातें सुन रही थी। अब आकाश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे श्रेया ने बताया कि पिछले 2 दिन से पापा ने ढंग से ना खाना खाया है और ना ही कोई काम किया है। वह बस नाम मात्र का ही खाना खा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार तुम एटलीस्ट पापा से बात करके देखो, शायद वह तुम्हें अपनी समस्या बता दे। वैसे तो अनिका को करण की परेशानी अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी उसने आकाश और श्रेया से कहा, ठीक है, मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। और वह यह कहकर अनिका अब करण के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका करण गुलेरिया के कमरे के सामने जाकर करण के कमरे का दरवाजा नॉक करती है। तभी करण की आवाज अनिका के कानों में पड़ती है। करण कहते हैं अभी उसके सिर में दर्द है, इसलिए वह किसी से भी मिलना नहीं चाहते, क्योंकि करण ने यहाँ पे सोचा कि शायद कोई नौकर या तो खाने पीने के लिए यहाँ पर दरवाजे को खटखटा रहा होगा। लेकिन करण गुलेरिया को भी नहीं पता था कि बाहर अनिका हो सकती है। करण की यह बात सुनकर अब अनिका समझ जाती है कि करण गुलेरिया मतलब उनके पापा अब किसी से भी मिलने के लिए, किसी से ना मिलने के लिए सिर्फ एक बहाना बना रहे थे। इसलिए वह सीधे करण के कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। जैसे ही करण पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं कि किसने दरवाजा खोला, तो करण एक बार तो गुस्से में चिल्लाता है, जब मैंने मना किया है। लेकिन इतना कहते ही वह देखता है तो पीछे वहां पर अनिका खड़ी थी। जैसे ही करण अनिका को देखता है तो वहीं पे बिल्कुल करण चुपचाप खड़े हो जाते हैं। करण अनिका से कहते हैं, अनिका तुम यहाँ अचानक? अब करण गुलेरिया की बातें सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आपने अपना यह क्या हाल बना लिया है? सब आपके लिए कितना परेशान है। क्या आपको इसका कोई होश है या नहीं? अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं अनिका, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या तुम्हें आकाश ने कुछ कहा है क्या? तभी अनिका यहाँ पर करण की बात का कोई जवाब नहीं देती। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है। तब करण कहीं न कहीं अनिका के बिहेव से समझ जाते हैं कि शायद आकाश ने ही अनिका को यहाँ पर उससे बात करने के लिए बुलाया था। अनिका कहती है, चाहे मुझे किसी ने भी बताया है या नहीं बताया है, लेकिन पापा आप मुझे यह बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ऐसा बिहेव क्यों किया हुआ है? पता है हम सबको आपके बारे में कितना चिंता होती है। अनिका की बात सुनकर कहीं न कहीं करण के दिल को तसल्ली होती है, लेकिन फिर वह कहता है, अनिका ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरा मन कहीं बाहर आने जाने का नहीं कर रहा है। शायद मुझे हल्का सा फीवर है इसलिए, और मेरे सिर में भी दर्द कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही है। तभी अनिका जल्दी से करण को वहाँ पर बेड पर बिठाती है और बेड पर बिठाते हुए अब अनिका भी करण गुलेरिया के पास में बैठ जाती है और अब वो करण गुलेरिया के माथे पर अपना हाथ रख के देखती है
कि क्या सच में करण गुलेरिया के सिर में दर्द है। लेकिन जैसे ही वह उनके माथे पर हाथ लगाकर देखती है तो अनिका समझ जाती है कि करण को सिर में तो दर्द नहीं था, लेकिन हाँ, वह किसी चीज को टेंशन में लेकर जरूर थे। तब यानी कि करण गुलेरिया के उसके सिर को देखकर अब उसके हाथों के नब्ज को चेक करती है कि कहीं सच में करण को कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अब सब कुछ देखने के बाद और सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद अब करण गुलेरिया से अनिका कहती है, पापा क्या कर रहे हो आप? यह आप किसी और को यह सब बहाने बना सकते हो, लेकिन आप अपनी बेटी को ऐसे बहाने नहीं बना सकते। आपको पता है ना कि एक डॉक्टर के सामने आप ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। अब कहीं न कहीं करण भी इस चीज के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है, क्योंकि अब करण भी समझ जाता है कि उसने आकाश को तो अपने सिर दर्द का या अपने फीवर का बहाना लेकर आकाश को तो टाल दिया था, लेकिन वह ऐसे अनिका को नहीं टाल सकता था, क्योंकि अनिका हर छोटी छोटी बीमारी का अच्छे से इलाज करना जानती थी और उसके सिस्टम भी अच्छे से समझती थी। और अनिका ने अब आते ही पहले ही करण के नब्ज को देखकर यह पता कर लिया था कि क्या सच में करण गुलेरिया को फीवर है या कोई परेशानी है। अब करण के पास सामने अनिका आकर कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब करण बिल्कुल वहां पर चुपचाप से बैठ जाते हैं। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाती हुए कहती है, पापा एक बात बताओ, आपको भी पता है कि आकाश अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आया है और श्रेया भी तो अभी अभी डिलीवरी हुई है। आप तो बड़े होने के कारण आपको खुद उनका ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है मयूर अपने काम में कितना बिजी रहता है और इधर उधर से राजलक्ष्मी का बेचारी राजलक्ष्मी तो खुद अपनी ट्विंस के लिए उनकी प्रेगनेंसी कितनी क्रिटिकल होती जा रही है, वह तो उसे भी पता है, लेकिन वह फिर भी किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन आप तो इन घर में सबसे बड़े होने के लिए मुझे लगता है कि आपको ही सबको संभालना चाहिए। लेकिन आप तो सबको संभालने के बजाय आपने तो खुद एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, और वह भी उस इंसान के लिए जिसके बारे में हमें यह भी नहीं पता है कि वह जिंदा भी है या नहीं। अब अनिका की बातें सुनकर कहीं न कहीं करण समझ जाता है कि शायद अनिका ने उसकी परेशानी का कारण समझ चुकी थी। लेकिन अब करण ही कुछ कहता उससे पहले ही अनिका अब कहती है, चलो पापा, मैंने मान भी लिया कि वह जिंदा है, तो फिर अगर आप ऐसे ही रहे और अपने आप में ही खुद का ख्याल नहीं रखा तो फिर उसका फायदा क्या होगा? अगर आपको कल को भी पता चलता है कि चलो वह जिंदा है, क्योंकि और यह सब पता करने के लिए आप अगर अपनी ही हालत को ऐसे खराब कर लोगे, अगर आप अपना ही अच्छे से ख्याल नहीं करोगे, तो एक बात याद रखना, मैं बचपन में तो अपनी माँ को खो ही चुकी हूँ। मुझे तो खुद यह नहीं पता कि मेरी माँ कैसी थी, लेकिन अब मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती हूँ। यह कहते हुए अनिका की आवाज काफी भारी हो चुकी थी, क्योंकि अनिका के लिए कल का ही इमोशनल ड्रामा बहुत ज्यादा हो गया था। अनिका कल की ही बातों को नहीं भूल पाई थी, और इधर करण की ऐसी हालत देखकर कहीं न कहीं आज अनिका अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और करण के सामने अब अनिका की आंखों से थोड़ा सा पानी आ चुका था। इधर सनी भी अब तक मारवा ऑफिस में पहुंच चुका था। उधर मारवा ऑफिस में जाने के बाद अब वहां पर सबसे पहले रोहित के केबिन में जाता है। वह जब वहां सनी को देखता है कि रोहित केबिन में पहले से ही चिराग किसी फाइल को लेकर रोहित के साथ कोई डिस्कशन कर रहा था, तो अब सनी सोचता है कि मैं कुछ देर के बाद ही वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी भैया पहले ही कहे थे कि मुझे वहां पर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह बिहेव करना है। इसलिए सनी रोहित के केबिन के बाहर वेटिंग एरिया में ही अंदर जाने के लिए इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में जैसे चिराग मेहता रोहित के ऑफिस के बाहर से निकलता है, तो अभी सनी उसे बाहर जाते हुए देखता है। तभी सनी उठता है तो
वो रोहित के केबिन के दरवाजे से बाहर दरवाजा को खटखटाता है। रोहित ने बिना देखे ही सीधे बोला, कम इन। जैसे ही सनी अंदर आता है तो रोहित अपनी नजर उठाकर सनी को देखता है। सनी ने आज बिल्कुल ही एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें सच में वह बहुत ही हैंडसम नजर आ रहा था। सनी को ऐसे ही सटायर में देखकर तब रोहित के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अब सनी को कहता है, वेलकम सनी, तुमने शायद थोड़ी लेट ही यह डिसीजन लिया है, लेकिन आई होप तुम्हारा यह डिसीजन तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे परफेक्ट होगा। रोहित की यह बात सुनकर अब सनी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और अब वह रोहित को कहता है, थैंक यू भैया, आपने मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ दिया। अब रोहित उसको कहता है, सनी, एवरीथिंग फॉर यू, आखिर तुम मेरे भाई जो हो, क्योंकि कहीं न कहीं सनी रोहित मारवा को अपना आइडियल मानता था। सनी की भी यह इच्छा थी कि वह रोहित के जैसा बने, लेकिन उसके गेम में इंटरेस्टिंग होने के कारण उसने कभी भी बिजनेस करने के बारे में या बिजनेस के बारे में तौर तरीके सीखने के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन जहां अब उसे अपनी लाइफ में सेटल होना था, इसलिए उसे यही आइडिया सबसे परफेक्ट लगा था और अब वो रोहित से कहता है, ओके भैया, मुझे बताइए मैं अपने काम को कहां से शुरू करूं? तभी रोहित अपने केबिन में बैठे हुए उसके टेबल पर रखी हुई एक बेल पर अपना हाथ मारता है। उस बेल पर हाथ मारते ही वहां पर जल्दी से चिराग फिर से आ जाता है। चिराग जैसे ही वहां पर आता है तो वह सनी को वहां पर रोहित मारवा के ऑफिस में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर कहता है, सनी सर, आप यहाँ? तभी सनी कहता है, हाँ, मैंने यह ऑफिस ज्वाइन किया है, आज मेरा पहला दिन है। आई होप अब मुझे आप लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। तभी चिराग भी सनी की बातों को सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, श्योर सर, आपको हमारे साथ काम करने में सच में बहुत मजा आने वाला है। अब चिराग रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, जी सर, आपने मुझे बुलाया? तभी रोहित कहता है, हाँ चिराग, सनी का आज पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि सनी जल्द से जल्द इस ऑफिस को कैसे चलाया जाता है या बिजनेस को कैसे किया जाता है, हर एक चीज सनी यहाँ से जल्द सीखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई कहीं भी किसी फील्ड में कैसे भी पीछे रहे, जबकि क्योंकि यह सनी का खुद का डिसीजन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको सुपरवाइज करने का सारा काम सिर्फ तुम्हारा है। अब रोहित की बात को चिराग अच्छे से समझ जाता है और वह कहता है, सर, आप चिंता मत कीजिए, यह सब मैं हैंडल कर लूंगा। तभी चिराग यह कहते हुए सनी की तरफ देखता है और फिर सनी से कहता है, आइए सनी सर, मैं आपको आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सारे काम समझा देता हूँ। अब सनी रोहित को बाय बोलते हुए उसके केबिन से बाहर चला गया। चिराग मेहता भी थोड़ी देर के बाद रोहित के केबिन से बाहर चला गया, क्योंकि रोहित मारवा ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी। इसलिए चिराग मेहता एक छोटा सा डेस्क और टेबल और एक चेयर वहां पर बाकी नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए जैसे ऑफिस में होती है, उसने सनी के लिए उसको प्रोवाइड करवाता है और साथ ही साथ वह सनी को कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है। इसके बाद सनी भी उन्हें अच्छे से फॉलो करता है। सनी को यह सब समझाने के बाद अब चिराग वहां से चला जाता है। अब सनी अपने काम में लग जाता है, जो भी चिराग मेहता ने उसको सजेस्ट किया था या जो भी उसने उसको डायरेक्शन दी थी। सनी जैसे ही अपने काम में लगता है, तभी सनी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। यह नोटिफिकेशन किसी और का नहीं बल्कि मुक्ता ने सनी के लिए एक मैसेज भेजा था। जैसे ही सनी अपने फोन को देखता है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह भी उस मैसेज के बदले मुक्ता को हाय लिखता है। अब मुक्ता, क्योंकि मुक्ता ने सनी के लिए यहाँ पर एक गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा था, इसलिए सनी भी उसके बदले में उसे गुड मॉर्निंग मुक्ता कह के भेज देता है। तभी दूसरी साइड से मुक्ता, जो कि अपने ही कमरे में अपने बेड पर उल्टे लेटी हुई थी, सनी के मैसेज को देखते ही मुक्ता काफी खुश हो जाती है।
मुक्ता फिर से सनी को एक मैसेज भेजती है और फिर कहती है, वैसे सनी, आज का तुम्हारा क्या प्लान है? क्योंकि मैंने आज लंच के लिए कहीं बाहर जाने के लिए प्लान किया है। मुक्ता अपनी इन सभी बातों को एक मैसेज में लिखकर सनी को भेज देती है। इधर सनी भी अपने केबिन में उस मैसेज को पढ़ता है। अब वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सनी ने तो आज से ऑफिस ही ज्वाइन किया था, लेकिन उसने मुक्ता को इस बारे में नहीं बताया था कि आज वह ऑफिस में आया हुआ है। इसलिए उसने मुक्ता को फिर से मैसेज किया और कहा, सॉरी मुक्ता, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन उसके लिए पहले से ही सॉरी। लेकिन मैंने आज भैया के ऑफिस को ज्वाइन किया है, आज मेरा फर्स्ट डे है। यह मैसेज लिख करके वह मुक्ता को भेज देता है। क्योंकि मैसेज पे ही मुक्ता इतनी लंबी बात तो नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुक्ता ने ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा सनी को कॉल कर देती है। जैसे ही सनी अपने केबिन में बैठे अपनी चेयर पर बैठा होता है और उस मैसेज को देखता है, उसके कॉल के नोटिफिकेशन को देखता है, तो सनी भी इधर से झट से कॉल उठा लेता है और कहता है, हेलो मुक्ता, कैसी हो? तभी मुक्ता भी कहती है, सनी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? तभी सनी कहता है, मुक्ता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी आवाज सुनने के बाद तो मैं और भी ज्यादा ठीक हो गया हूँ। सनी मुक्ता के चेहरे पर यह आवाज सुनते ही स्माइल आ जाती है। अब सनी मुक्ता से कहता है, ओके। सबसे पहले मुक्ता सनी को कंग्रेचुलेशन कहती है और फिर कहती है, आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया, इसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। अब सनी मुक्ता की आवाज सुनकर फिर से कहता है, वैसे थैंक यू, मुझे इसकी बहुत ही जरूरत थी। अभी मुक्ता कहती है, आज का दिन सच में बहुत ही खास है क्योंकि आज आपका ऑफिस का पहला डे है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपके इस डिसीजन में कितनी मैं खुश हूँ। आपकी मेहनत यहाँ पर जरूर रंग लाएगी और उसकी एक नई शुरुआत जो आज आपने अच्छी तरह से शुरू कर दी। आई होप यह आपके लिए नई शुरुआत हमेशा से ही यादगार हो जाए और मैं इस नई शुरुआत को मैं खास बनाना चाहती हूँ। सनी मुक्ता की यह बात सुनकर अब सनी के लिए एक पल के लिए उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वह सोचता है कि आखिर मुक्ता उसके लिए ऐसा क्या करने वाली है। अब मुक्ता फिर से सनी को कहती है, वैसे मिस्टर, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? तभी सनी कहता है, अरे मुक्ता, मैं अभी अभी आया हूँ, अभी तो बस मैंने अपने काम को थोड़ा सा संभाला है। तभी मुक्ता कहती है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो सनी, मैं जानती हूँ तुम इसे बहुत ही अच्छे से संभाल लोगे। अब उधर से सनी हंसते हुए कहता है, धन्यवाद मुक्ता, मुझे तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए बहुत ही मायने रखती है। तभी मुक्ता फिर से कहती है, तो ठीक है, आज शाम को तुम्हारे इस सफर की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। मैंने एक छोटा सा डिनर प्लान किया है, सिर्फ हम दोनों के लिए। मुक्ता की यह बात सुनकर सनी कहता है, वाह, तुमने तो मेरे दिन को और भी खास बना दिया। मैं शाम का इंतजार करूंगा। और सॉरी मुक्ता, तुमने जो लंच के लिए मुझे मैसेज डाला था। अभी मुक्ता कहती है, इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं तो वैसे ही बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज आपने ऑफिस को ज्वाइन किया है और यह बात तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब आप ऑफिस में हो तो हम लंच का तो प्लान कैसे ही बना सकते हैं। और अब यह बात सुनकर अब दोनों तरफ से दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तभी मुक्ता फिर से कहती है, ठीक है सनी, तय रहा, आज का शाम 7 बजे वही हमारा पसंदीदा कैफे। तभी सनी कहता है, ओके पक्का, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। तभी मुक्ता फिर से कहती है, वैसे सनी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आपकी मुस्कान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे यह तो सिर्फ एक लंच था और अब हम इस डिनर को और भी यादगार बना सकते हैं। सनी को भी कहीं न कहीं मुक्ता की इन बातों से एक अच्छी सी तसल्ली मिल रही थी। उसके दिल को एक सुकून मिल रहा था क्योंकि सनी भी आपने इस खास पल को, अपने खास दिन को उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। तभी मुक्ता कहती है, ओके सनी, आई थिंक मुझे भी अब ऑफिस के लिए निकलना है। मुझे भी अपना काम संभालना है। मिलते हैं शाम को, जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, प्लीज आप अपने कैफे पर, हमारे कैफे पर जहाँ पर हम मिलते हैं वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना।
ऐसा कहकर मुक्ता भी बाय कहकर फोन को कट कर देती है। इधर सनी भी अपने फोन को अब डिस्कनेक्ट करके एक साइड में रख देता है और वह अपने काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब अनिका करण गुलेरिया के कमरे में नीचे फर्श पर बैठ जाती है और वह करण के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, पापा प्लीज मुझसे बात कीजिए जरा। अगर आपको इस मैटर से अलग अगर कोई भी परेशानी है तो कृपया करके आप उसे मेरे साथ शेयर कीजिए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊं। अब कहीं न कहीं करण गुलेरिया भी समझ रहे थे कि उसकी एक परेशानी का कारण उसका पूरा का पूरा परिवार परेशान हो रहा है। अब करण के पास कहने को तो कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि इस हालत पर करण भी कोई जोर नहीं डाल रहा था। लेकिन अब वह अनिका को उठाते हुए अपने साथ में बिठा लेता है और कहता है, सॉरी अनिका, मेरी वजह से तुम सबको इतनी परेशानी हुई, लेकिन यकीन मानो मैं तुम सब में से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें मैं करूं तो क्या करूं मुझे पता नहीं। जैसे ही मैंने उस शख्स को अपने सामने देखा, पता नहीं मेरे मन में कैसे एक उम्मीद जाग गई और अब मैं उस उम्मीद को झुठलाना नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी यह उम्मीद सच्ची है या नहीं, लेकिन मेरा यकीन मानो अनिका, मैं खुद यह चाहता हूँ कि काश मेरी यह उम्मीद सच्ची हो जाए और मैं इस सच की तह तक भी पहुँचना चाहता हूँ। करण की बात सुनकर कहीं न कहीं अनिका को भी इस बात का यकीन हो रहा था, क्योंकि करण जो भी कह रहे थे वह बिल्कुल सच कह रहे थे। करण के मन और दिमाग में कहीं न कहीं अब यह बात घर कर गई थी कि शायद स्वाति जिंदा हो सकती है, और इस बात की कहीं न कहीं अनिका को भी खुशी हो रही थी, क्योंकि अनिका खुद करण गुलेरिया को और अपनी मां स्वाति मल्होत्रा को एक करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि जैसे ही अनिका ने उसके अपनी मां से इस बारे में बात की थी तो स्वाति मल्होत्रा ने कहा था, नहीं, शायद अभी उनसे मिलना नहीं चाहिए या उनके सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए अनिका अब इस बारे में और कुछ नहीं कह सकती थी। अब वह बस करण गुलेरिया की बातों को सुन रही थी। अब अनिका कुछ ज्यादा ना कहते हुए अब करण गुलेरिया को कहती है, ओके पापा, आप अपने लेवल पर इसके बारे में छानबीन करिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको इसके बारे में कोई और हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी यह मत सोचना कि मैं इस मैटर में आपसे कहीं भी दूर हूँ या मैं कहीं भी आपसे पीछे हूँ। हालांकि अनिका यह अच्छे से जानती थी कि अगर अनिका चाहती तो उन्हें अभी के अभी बता देती कि हाँ, आपका यकीन बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी माँ जिंदा है। लेकिन अनिका अभी उनको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उन्हें एक तसल्ली देते हुए सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तभी करण गुलेरिया अनिका को अपनी सारी बात बता देते हैं और वह अनिका को कहते हैं, हाँ अनिका, क्योंकि जब मेरी लास्ट टाइम तुमसे बात हुई थी तो तुमने मुझे तब भी यही कहा था कि कोई भी तसल्ली झूठी रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि तुम्हारी माँ जिंदा है या नहीं है। यह बात सुनकर अब अनिका एक अचंभित होकर अब करण के चेहरे की तरफ देखती है, क्योंकि अनिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर करण गुलेरिया अनिका को क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब करण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्योंकि मैंने एक डिटेक्टिव को इस काम के लिए हायर किया है और मैंने उस शख्स के बारे में भी कुछ फोटो और कुछ सामान मैंने उस डिटेक्टिव को दे दिया है। तो और मैं चाहता हूँ कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही इस मामले की तह तक जाया जाए, क्योंकि अब पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग्स कह रही है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। बहुत हो गया इंतजार, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं कहीं न कहीं अब तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। हालांकि जब तक मैंने तुम उस शख्स को नहीं देखा था तब तक तो मुझे भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं डेली तुम्हारी माँ को याद कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस केस के बारे में, मुझे इस शख्स के बारे में कुछ तो जानकारी निकालनी ही चाहिए। शायद तुम्हारी माँ जिंदा हो सकती है।
और पता नहीं मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। करण की बातों को सुनकर अब अनिका एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है, ठीक है पापा, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है आप इस बारे में, क्योंकि जब तक आप इस बारे में खुद ही कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तब तक आप इस बारे में कुछ पता नहीं लगाओगे। शायद तब तक आपका भी हमारी बातों पर या किसी की भी बातों पर या किसी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ पापा, उसके लिए आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अनिका की बात सुनकर अब करण कहते हैं, प्रॉमिस? लेकिन कैसा प्रॉमिस? अब अनिका कहती है, प्रॉमिस यही कि जब तक आपको इस मामले के बारे में अच्छे से पता नहीं चल जाता तब तक आप इस सच के बारे में अच्छे से पता नहीं लगा लेते, तब तक आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखोगे, टाइम से अपना खाना पीना करोगे और आपकी रूटीन पहले थी बिल्कुल वैसे आपको फॉलो करोगे। आपको मुझसे यह प्रॉमिस करना होगा। करण अनिका की यह बातें सुनकर एक पल के लिए अब अनिका को उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं यह तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन अब करण कहते हैं, लेकिन अनिका, इसके लिए मुझे तुमसे भी एक प्रॉमिस चाहिए। करण की यह बात सुनकर अब अनिका कंफ्यूज हो जाती है। अब अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बदले में करण ऐसा कौन सा प्रॉमिस मांगने वाले थे। तभी अनिका कहती है, हाँ पापा बताइए, क्या और कौन सा प्रॉमिस है? तभी करण कहते हैं, यही कि जब तक हम इस मामले में अच्छी तरह से पता नहीं लगा लेते तब तक, और जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है या नहीं, तब तक तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, इवन आकाश या श्रेया को भी नहीं, क्योंकि मैं किसी को भी एक झूठी होप नहीं देना चाहता। जब तक मैं खुद इस बारे में कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को अपने दोनों तक ही सीमित रखें। तुम आकाश को यह तक नहीं बताओगे कि मैंने ही इस काम के लिए किसी डिटेक्टिव को हायर किया है। अब करण गुलेरिया की बातों को सुनकर अब अनिका भी उस चीज के लिए सहमत होती है और फिर अनिका कहती है, ओके पापा, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हालांकि मैं तो खुद यह नहीं चाहती, जब तक हम इस सच को नहीं जान लेते तब तक किसी को भी पता चले। लेकिन चलो अभी आप उठो, और आपको शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, आपको भी अब फैमिली, क्योंकि आपकी सारी फैमिली नीचे है, तो हमें सबको मिलकर अब नाश्ता एंजॉय करना चाहिए। हालांकि अनिका नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन अब वह करण को नीचे टेबल पर लेकर आती है। अब दोनों आते हैं और दोनों ही टेबल पर बैठ जाते हैं। अब अनिका अपने हाथों से खुद करण गुलेरिया की नाश्ता सर्व करती है, जबकि श्रेया और आकाश तो वहीं पर बैठे हुए थे। अब कहीं न कहीं श्रेया और आकाश के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।